हाँ जी, सो लास्ट टाइम हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी, कंपेरेबल, कंपरेटर, ये सारी चीज़ें देख ली थी, ठीक है। और आप लोगों ने एरे लिस्ट वगैरह के मेथड भी ट्राई कर ही लिए होंगे, नहीं होगा तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़े से ट्राई किए सर। ओके, ठीक है। ये दिख रहा है आप सभी को? ये सारे जो हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मेथड है जिनमें स्टार लगा हुआ है, ठीक है। और कुछ नए वाले मेथड है जो शायद इसमें मेंशन नहीं है, जो जावा 21 में लॉन्च हुए, ठीक है। लेकिन इनमें जिनमें स्टार लगा हुआ सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये किसके हैं? कलेक्शन इंटरफेस के मेथड है। तो अगर कलेक्शन इंटरफेस के मेथड है तो इसका मतलब ये है जो भी चाइल्ड है उसकी कलेक्शन इंटरफेस की, सब के पास ये मेथड होंगे ही होंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, ऐड ऑल, जिसके अंदर क्या आएगा? कलेक्शन, ठीक है। फिर आइट्रेशन के लिए फॉर ईच, फिर आइट्रेटर, पैरेलल स्ट्रीम, जावा 8 में स्ट्रीम एपीआई जो है, ठीक है। स्प्लिट आइट्रेटर, स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद देखो मिसलेनियस, हैश कोड, इक्वल, जो ऑब्जेक्ट से आते हैं, ठीक है। टू एरे, फिर टू एरे जिसमें फंक्शन इन फंक्शन पास किया जा रहा है, फिर टू एरे, अलग अलग वो लोडिंग हो रखी है इसमें, ठीक है। रिमूव, पूरी लिस्ट को क्लियर करने के लिए क्लियर, रिमूव एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हटाने के लिए, सारे एलिमेंट हटाने के लिए रिमूव ऑल, रिमूव इफ, ठीक है। रिटेन ऑल, इंस्पेक्ट करने के लिए कंटेन्स, कंटेन्स ऑल, इज एम्प्टी, साइज। तो ये सबसे कॉमन मेथड है जो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर है। तो इसका मतलब ये है जो भी इसके चाइल्ड होंगे सबको मिले होंगे ये मेथड, ठीक है। इसके चाइल्ड कौन कौन है? देखो, लिस्ट, क्यू, सेट, ये तीन सबसे मेजर चाइल्ड है इसके, ठीक है। तो इन तीनों को ही मिले हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब इसमें ज़रा नीचे आओ, क्या लिखा हुआ है। जैसे कि क्यू है तो देखो इसके भी चाइल्ड हैं, क्यू, लिस्ट, सेट, अलग अलग हैं। हम अभी लिस्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट एक तरीके का क्या है? सीक्वेंस्ड कलेक्शन है, सीक्वेंस्ड कलेक्शन है। ये नए वर्जन में आया था सीक्वेंस कलेक्शन, ठीक है। पहले लिस्ट डायरेक्ट चाइल्ड था कलेक्शन का, ठीक है। सो अब लिस्ट के चाइल्ड कौन कौन है? एक तो हमने देख ही लिया, एरे लिस्ट। अब आते हैं दूसरा, वेक्टर, ठीक है। और जो वेक्टर है वो क्या हो चुका है? ऑब्सोलेट, ठीक है। ऑब्सोलेट मतलब अब इतना ज़्यादा लोग इसे यूज़ नहीं करते, ठीक है। यहाँ राइट क्लिक, देखो ये है वेक्टर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखो, सिर्फ एरे लिस्ट के ही अगर आपने मेथड कर लिए तो बाकियों के मेथड आपको इजीली जो है मिल जाएंगे, लगभग सेम ही मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ऐड, ऐड एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर, ठीक है। फिर ऐड ऑल, ठीक है। फिर एलिमेंट, ऐड एलिमेंट, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, देख रहे हो। फिर कैपेसिटी, क्लियर, क्लोन,
ये सारी चीज़ें हैं। कंटेन्स, कॉपी इनटू एलिमेंट सेट, इंश्योर कैपेसिटी, फर्स्ट एलिमेंट, फॉर ईच, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, नाम से पता चल रहा है। इज एम्प्टी, लास्ट एलिमेंट, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिमूव इफ, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बॉक्स डॉट ऐड, क्या ऐड कर रहा हूं, मान लो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प। ठीक है, बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इसको प्रिंट कराने के हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, हाँ मैंने बताइए। सर ये वेक्टर किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? जैसे एरे होता है, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक एक्सेट्रा, तो वेक्टर किस टाइप का है? ओके, वेक्टर, वेक्टर जो है आई थिंक ये लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंटेड होगा। नहीं नहीं नहीं, सेम एरे लिस्ट की तरह ही है। ठीक है, जैसे एरे लिस्ट डायनेमिक एरे से इम्प्लीमेंटेड है, ये भी जरा देखो क्या लिखा है। द वेक्टर क्लास इम्प्लीमेंट्स अ ग्रोएबल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक एन एरे, इट कंटेन्स कंपोनेंट्स दैट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एन इंटीजर इंडेक्स। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है इंटरनली। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है इंटरनली। सिंपल सा कोड है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ भाई, जब मैं ये सेम काम एरे लिस्ट से कर सकता था तो वेक्टर क्यों आया? एरे लिस्ट कब आया? 1.2 में। और वेक्टर कब आया? 1.0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले कौन आया? वेक्टर, उसके बाद एरे लिस्ट। ठीक है, तो अब हमें ये पूछना चाहिए था कि भाई जब वेक्टर मौजूद था तो एरे लिस्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? ठीक है, अब देखो बात क्या आ जाती है, जो आपका एरे लिस्ट है और वेक्टर है। ठीक है, सॉरी, अरे यार इसे बंद नहीं करना तो उससे जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, वेक्टर है, ये क्या है, एक सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन है। क्या है? सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन। ठीक है, जो कि सिंक्रोनाइजेशन को फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर जो है, अगर इसके अंदर कोई भी कलेक्शन डाल रहे हो तो ये 1 बाय 1 डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, सीक्वेंसली जो आप यहाँ पे दोगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी मेथड होंगे इन सब के ऊपर क्या लगा होगा? सिंक्रोनाइज। तो इसका मतलब यह है एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्रेड इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, चाहे ऐड हो, डिलीट हो, कोई भी हो। ठीक है,
तो इसी वजह से जो है क्या कहते हैं, जो वेक्टर है वो स्लो होगा। रिलायबल तो होगा, मान रहा हूं मैं, लेकिन स्लो भी तो होगा। ठीक है, यही रीजन था कि लोगों ने वेक्टर छोड़ के क्या चुना, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट एक नॉन सिंक्रोनाइज्ड कलेक्शन है, तो इसका मतलब मल्टीपल थ्रेड एक टाइम पे एरे लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट में अगर देखा जाए तो जो वेक्टर है उसमें एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्रेड चेंजेस परफॉर्म कर सकता है या एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बस ठीक है। तो बाकी आप लोगों को डिफरेंस तो पता ही है सिंक्रोनाइज्ड एंड नॉन सिंक्रोनाइज्ड में। ठीक है, अगर आप मल्टीपल थ्रेड बना के इसको एक्सेस करवाओगे तो यहाँ पे एक टाइम पे इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देख रहे हो लूप के हर एक स्टेप में। ठीक है, ये गलती कर दी हमने, ये इन्फिनिट लूप में फंस गया। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, एक्लिप्स वाले जो है एक इन्फिनिट लूप को संभाल नहीं सकते, क्या करेंगे। मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं, लेकिन जो भी है। रुक गया। आ गया। आ गया। हो रहा है काम, ठीक है। अब जरा इधर या एक मिनट छोड़ो, क्या नाम था। क्या हुआ, कौन सी एक्सेप्शन आ रही है। फॉर्म
concurrent modification. सेम, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? इम्प्लिसिटली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक थ्रेड उसको एक्सेस कर रहा है, उसको जो है निकाल रहा है, उसी समय जो दूसरा थ्रेड है उसमें चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, ठीक है। क्योंकि आप उसमें से निकाल भी रहे हो, कॉन्करेंटली उसमें जो है चेंजेस भी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है भाई, एक्सेप्शन तो आएगी, ठीक है। सॉरी, हम पहले भी यही कर रहे थे लाइन नंबर 34 में, रीड भी कर रहे थे और ऐड भी कर रहे थे। इन दोनों में डिफरेंस है, ये वाला तरीका अलग है, ये वाला तरीका अलग है। ये फॉर ईच है, वो नॉर्मल फॉर है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है। But I thought ये same different ways of accessing data है बस। हाँ हाँ, ठीक है। एक नॉर्मल फॉर लूप से आप कर रहे हो और दूसरा आप फॉर ईच से कर रहे हो, ठीक है। देखो समझ रहे हो? तो जो फॉर ईच लूप लगाते हो उसमें इंटरनली क्या चल रहा है, आइटरेटर, इटरेटर। हाँ। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आती है, ठीक है। क्योंकि आप आइटरेटर से एक तरफ तो निकाल रहे हो, दूसरी तरफ उसमें चेंजेस परफॉर्म कर दे रहे हो। अगर नॉर्मल फॉर लूप काम कर भी रहा है तभी भी ये प्रोडक्शन लेवल पे सेफ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, हटाना है तो आइटरेटर डॉट
रिमूव, अदरवाइज लिस्ट आइटरेटर ऐड और रिमूव करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज यूज कॉपी, ओरिजिनल वाले की एक कॉपी बना लो, उसमें कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कॉपी वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आप कॉपी बना लोगे तो ओरिजिनल वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी वजह से कोई दूसरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और एक चीज़ और, लोग बोलते ज़रूर हैं कि जो वेक्टर है वो सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है, लेकिन हाँ मानता हूँ मैं, है भी वो सिंक्रोनाइज, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ये वाला जो है फेल फास्ट वाली जो कंडीशन है, जो कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन वाली दिक्कत आ रही है, वो जो है क्या कर, वो नहीं कर सकता, ओवरकम नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि ये देखो क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट कंसर्न्स हैं, क्या बोल रहा है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब थ्रेड सेफ्टी की, एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड उसे एक्सेस कर सकता है, और यहाँ पे फेल फास्ट आइटरेटर में जो मॉडिफिकेशन है उसको डिटेक्ट करना, जैसे आइटरेट कर रहा है फिर मॉडिफाई कर रहा है, तो ये वाली चीज़ ये सॉल्व नहीं कर सकता वेक्टर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत बार आती है, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आती ही रहती है, ठीक है, अगर उसे सही से नहीं हैंडल किया तो, ठीक है। बाकी रही बात तो उसमें वेक्टर में आप थ्रेड का यूज़ करके 5 और थ्रेड बना लो, उसको एक्सेस करा के उसमें चेंज कराने की कोशिश करना, देखना एक टाइम पे सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है। वरना पता है एरे लिस्ट वगैरह में ना हमेशा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, हमेशा, अगर एरे लिस्ट को सही से यूज़ ना करो तो, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है अगर एक मेरे पास कलेक्शन है, एक रिसोर्स है, अगर मल्टीपल थ्रेड एक ही टाइम पे उसमें सेव कराने की कोशिश करेंगे तो क्या रेस कंडीशन नहीं हो सकती, हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो एरे लिस्ट है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, ठीक है, और वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड है, तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर ध्यान रखो जो एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट को मान लो मैं एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड में रैप कर दूं, मतलब एक मेथड के अंदर एरे लिस्ट के अंदर ऐड करवा रहा हूँ और उस मेथड को मार्क कर दे रहा हूँ सिंक्रोनाइज्ड, या सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक लगा दिया एरे लिस्ट में ऐड करते समय, तो क्या मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, होनी क्योंकि चाहिए। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर है। तो एरे लिस्ट भी सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर सकता है या नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो वही सेम काम कर ही सकता है, तो जब सेम काम कर रहा है तो क्यों वेक्टर यूज करना है, एरे लिस्ट से ही काम कर लो, ठीक है। अदरवाइज अगर ये ना अच्छा लग रहा हो, क्या था वो, विद सिंक्रोनाइज करके एक वो था, ये देखो
ठीक है। रैप्स अ नॉर्मल एरे लिस्ट एड्स इंटरनेस्टिक लॉकिंग यूजिंग हाँ अराउंड एवरी ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा देखो, क्लियर। तो दो तरीके हैं, अब दोनों में से जो मन चाहे वो यूज कर लो। ये सिंक्रोनाइज्ड वे है, ठीक है, कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट, और दूसरा कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, ठीक है। कॉपी सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट ठीक है। एक ये है सिंक्रोनाइज्ड वाला तरीका, ठीक है, और दूसरा ये है कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। अगर एरे लिस्ट को सिंक्रोनाइज करना है तो अब आपकी इच्छा है भाई, आपको करना है या नहीं करना, ठीक है। जो सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट है ये वही अप्रोच है जो मैं आपको बोल रहा था कि मैनुअली एक फंक्शन बना के उसमें सिंक्रोनाइज मार्क कर दो और उसमें एरे लिस्ट को मैप कर वो कर दो, रैप कर दो, ठीक है। आप चाहो तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक भी लगा सकते हो अगर एक या दो लाइन की स्टेटमेंट है तो, ठीक है। तो ये तो रैपर है सिंपल सी, ठीक है। अब ये देखो, ये कौन सा ब्लॉक है, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक है, तो इसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट कॉन्करेंट कलेक्शन, एक कौन से पैकेज से आ रहा है, java.util.concurrent, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, ऑन एवरी राइट creates a new copy of array, reads happen on immutable आज कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रेड सेफ है, फेल्स ऑफ सेफ आइटरेटर से जो है वो है क्या बोलते हैं इम्यून है, ठीक है। और एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ट्रेड ऑफ है। ये मेमोरी ज़्यादा लेगा, क्योंकि अगर एक नया एरे बन रहा है, एक नई कॉपी बन रही है, तो मेमोरी लेगा या नहीं लेगा, जाहिर सी बात है लेगा,
अगर एक एरे लिस्ट है या जो भी है उसमें 10 लाख है डेटा और उनकी कॉपी बन रही है हर एक रीड पे, तो जरा सोचो कितनी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ठीक है। राइट कॉस्ट, कॉपी एंटायर एरे, रीड की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर रीड हैवी सिस्टम हो, राइटिंग कम हो, रीडिंग ज़्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशन में कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट यूज करो। ठीक है, और सिंक्रोनाइज्ड लिस्ट, बैलेंस्ड रीड राइट, और दोनों अच्छा ना लग रहा हो खुद से बना लेना। सिंक्रोनाइज्ड वगैरह यूज करके जो लाइन है उस ब्लॉक को ओनली सिंक्रोनाइज्ड मार्क करके खुद से बना। ठीक है, तो ये चीज ठीक है। तो ये सारी चीजें ठीक है। ये चीज ठीक है। क्लियर, चलो ये तो ठीक है। अब इन्हें कमेंट करो एक बार, तो छोड़ो। अभी हमने वेक्टर देखा, ठीक है। जो वेक्टर है ना, वेक्टर का एक चाइल्ड है, क्या नाम है? स्टैक। ठीक है, ये है स्टैक। अब जो स्टैक है, स्टैक जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है जो कि क्या फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है, उसमें मैंने पहले सी की बुक डाली है, फिर सी प्लस प्लस, फिर जावा, फिर पाइथन, फिर सी शार्प, सबसे पहले क्या निकलेगी? हाँ, फिर और सबसे टॉप पर क्या है अभी? कौन सी बुक है? बॉक्स डॉट पीक। पीक करना मतलब झांकना है। यहाँ पे देख रहे हो आप कलेक्शन में क्या है। सी शार्प है, जाहिर सी बात। ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स डॉट पॉप, पॉप क्या करता है? निकालता है। क्या करता है? निकालता है। और जो उसने निकाला है
वो उसको रिटर्न भी कर रहा है, ठीक है। देख C# निकल गया, ठीक है। अब ऐसे ही कर करके आप बाकी भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टैक वगैरह में ना निकालने के लिए क्या होता है, कुछ स्पेशल तरीके से हम उसको यूज करते हैं। जब तक बॉक्स डॉट इज एम्प्टी, जब तक बॉक्स खाली ना हो जाए, सबसे पहले कौन सी बुक निकली? C#, फिर पाइथन, फिर जावा, फिर C++, फिर लास्ट में C। ये होता है बेस्ट वे एक स्टैक को आइटरेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि लीफो तो फॉलो कर ही रहा है, ठीक है। और जो आप ऐड यूज करते थे, ऐड की जगह बस क्या यूज कर लो, पुश। क्या यूज कर लो, पुश। क्या लिखा हुआ है, अपेंड द स्पेसिफाइड एलिमेंट एट द एंड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफाइड बाय ऐड इन लिस्ट ओवरराइड्स ऐड इन एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट पैरामीटर। मतलब ये ऐड शुरू से पेरेंट से ही चलता हुआ आया है, ठीक है। पेरेंट से चलता हुआ आ रहा है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, पुश। देखो, पुशेस एन आइटम ऑन टू द टॉप ऑफ दिस स्टैक, दिस हैज एग्जैक्टली द सेम इफेक्ट एज एड एलिमेंट, ठीक है। क्लियर? तो सेम वही चीज है या नहीं है, एड एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्टैक है। स्टैक में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, पुश, पॉप, पीक, इज एम्प्टी, और एक होता है इज फुल। लेकिन ये अलग से कोई मेथड बनाया नहीं होगा इन उन्होंने इज फुल का, ना इज फुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अंडरफ्लो ओवरफ्लो चेक करना होता है, ठीक है। अगर आपके पास स्टैक है, स्टैक के अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो आप क्या उसमें से रिमूव कर पाओगे? नहीं, उसे अंडरफ्लो बोलते हैं। अगर स्टैक है, ठीक है, वो पूरा भर गया, आप दोबारा और उसमें एलिमेंट डाल पाओगे? नहीं, तो वो चीज चेक करनी, ठीक है। उसे ओवरफ्लो बोलते हैं। और हमें पता है कि इसके अंदर डायनेमिक एरे यूज हुआ है, तो रन टाइम पे कितना भी ग्रो हो सकता है एरे लिस्ट की तरह। तो बस इस फुल की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फुल होगी ही नहीं, ठीक है। बस चलो 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं दोबारा।